नमस्कार साथियों। आज मैं 18 जनवरी 2026 का लेटेस्ट पेपर जो हुआ था, जिसका हम पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पार्ट 2 तो पार्ट 1 में आपका 1 से 150 क्वेश्चन हो गया था। अब पार्ट 2 जो 18 जनवरी 26 को जो एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी लेटेस्ट पेपर है, उसका हम देखेंगे। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल बातें बता दें कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना ज़रूर देती है, मगर घोंसले नहीं, उसे खुद बनाना पड़ता है। एक चीफ लोको इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज 128 नंबर संडे को आयोजित हुआ होगा, 8 फरवरी संडे को 21 बजे से। जो साथी भाग लेना चाहते हैं वह भाग ले सकते हैं। और काफ़ी लेटेस्ट पेपर स्क्रीन में देख रहे हैं। सब टीबीटी हुआ था, पहले सीबीटी होता था, अभी टीबीटी जो ये स्क्रीन में देख रहे हैं 18 जनवरी का पेपर। और जितना भी टीबीटी हुआ है सब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिनको यह पेपर चाहिए वह हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। साथ में 75 CLI एग्ज़ाम पेपर दिए जाएंगे, ताकि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस नंबर पे कंसल्ट करके आप लाभ उठा सकते हैं। सभी टीबीटी पेपर और 75 सेट्स टोटल मिलाकर पेपर का विथ आंसर के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 नंबर पार्ट 1 में हो गया था। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, 3 फेज लोको में कैब चेंज करना है, तो कितना मिनट के अंदर कैब चेंज कर लेना है, न तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स स्वतः बंद हो जाएगा। तो 3 फेज लोको में कैब चेंजिंग के लिए आपको 10 मिनट के अंदर चेंज करना है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर वही WAG12 रहे, अगर WAG12 रहे तो कैब चेंजिंग 15 मिनट का अंदर कर लेना है, 15 मिनट के अंदर। एक और एक्सटर्नल क्वेश्चन बता देते हैं कि आपको बेबी कंप्रेसर, जिसका MCPA कहा जाता है, क्या कहा जाता है, MCPA, यह कितना मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना है। RS प्रेशर बनाने के लिए बेबी कंप्रेसर कन्वेंशनल लोको में चलाते हैं, यह 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना है। तो यह भी एक एक्सटर्नल क्वेश्चन है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर। टू रीसेट VCD in WAP5 लोको वेट फॉर डैश सेकंड। तो VCD WAP5 लोको में लगेगा, तो वेटिंग टाइम पूछ रहा है। यह क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो WAP5 लोको से क्लियर नहीं होगा। इसमें देखिए, अगर 3 फेज लोको है तो यह क्लियर करना होगा कि उसका ब्रेक सिस्टम E70 है कि CCB है, उस पे वेटिंग टाइम निर्भर करता है। अगर E70 लोको है, चाहे WAP5 रहे, चाहे WAG9 रहे, कोई भी रहे, अगर E70 ब्रेक सिस्टम है तो उसका वेटिंग टाइम होता है 120 सेकंड। और CCB लोको रहे तो उसका वेटिंग टाइम 32 सेकंड होता है। लोको पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मगर 120 सेकंड, इसमें 32 है ही नहीं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा सूटेबल है 120 सेकंड ही होगा, क्योंकि 32 है नहीं। तो 52 का आंसर डी हो जाएगा। तो आपको 3 फेज के बारे में मैं बता दूं कि अगर E70 लोको है, आपको देख लेना है कि E70 है कि CCB है। तो E70 अगर लोको है तो उसका जो VCD लगता है 60 + 8 सेकंड, मतलब 68वां सेकंड में VCD लग जाता है। और इसका वेटिंग टाइम है 120 सेकंड। अगर वही CCB लोको है, वही अगर आपका CCB लोको देखिए अगर है, तो इसमें जो
VCD लगता है 60 + 8 + 8 मतलब 76 सेकंड में VCD लगता है और उसका वेटिंग टाइम 32 सेकंड होता है, 32 सेकंड। तो वेटिंग टाइम डिपेंड करता है E70 या CCV, टाइप्स ऑफ लोको पर डिपेंड नहीं करता है। वह उसका ब्रेक सिस्टम CCV लोको है कि E70 है, उस पर डिपेंड करता है। तो मगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 32 सेकंड नहीं है, तो 120 सेकंड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर 52 का। 53 देखते हैं, 53 का क्वेश्चन। 3 फेज लोको में ओवर करेंट रिले क्या होता है? तो ओवर करेंट रिले OCR 78 होता है, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। MVR 86 क्या है लिख लीजिए। अगर पूछे कि MVR 86 है, M से मिनिमम वोल्टेज रिले, यह 86 है, यह इसका लोकेशन पूछे तो SB1 पैनल में है। और OCR 78 का भी पूछे तो OCR 78 भी SB1 में है। अगर MVR मिनिमम वोल्टेज रिले के बारे में पूछे तो मिनिमम वोल्टेज रिले में जो सप्लाई जाता है वह 200 वोल्ट AC जाता है। तो इसमें पूछा ओवर करेंट रिले, तो 53 का ए हो जाएगा OCR 78। नेक्स्ट 54 नंबर देखते हैं। 3 फेज लोको में BL ब्रेक लीवर, BL का फुल फॉर्म का होता है BL की का ब्रेक लीवर की स्विच को D से ऑफ में रखते हैं तो ब्रेक स्वतः लग जाता है। क्या लगता है? तो पार्किंग ब्रेक लग जाता है। क्या लगता है? 54 का डी। अब बता रहे हैं पार्किंग ब्रेक क्या है। तो पार्किंग की ब्रेक के बारे में हम लोग जानेंगे कि WAG9 हो, WAG9 हो या WAP7 हो, इसमें 2, 6, 7, 11 में पार्किंग ब्रेक लगता है। 2, 6, 7, 11। तो इसको नोट कर लीजिए कि WAG9 हो या WAP7 हो, 4 चक्का में 2, 6, 7, 11 में पार्किंग ब्रेक लगता है। और वही आपका W आपका रहेगा इसमें WAP5 मतलब बोबो टाइप, वो था कोको टाइप, तो 2, 6, 7, 11। WAP5 हो गया बोबो टाइप, तो बोबो टाइप मतलब 8 चक्का वाला, तो 8 चक्का वाला में अगर पार्किंग ब्रेक रहे तो 1458 रहता है। तो पार्किंग ब्रेक आप जान गए। तो WAG12 भी बोबो टाइप है, बोबो प्लस बोबो उसको कहा जाता है। तो WAG12 में भी अगर पूछे कि पार्किंग ब्रेक कौन चक्का में लगता है तो हम लोग 1458 कहेंगे, मतलब कोको बोबो के कॉन्सेप्ट पर पार्किंग ब्रेक का व्हील लगता है। तो जब चाबी को जैसे ही D से ऑफ करेंगे तो क्या लग जाएगा? पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक लगाने का मेथड बता रहे हैं। पहला है कि चाबी को D से ऑफ करेंगे तो पार्किंग ब्रेक लगेगा। दूसरा कि एक बटन है BPPV, BPPV, तो BPPV को प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका पार्किंग ब्रेक लग जाएगा, उसमें लाइट जल जाएगा BPPV में। और पार्किंग ब्रेक जब लग जाएगा तो अप्लाई में प्रेस कर देंगे तो पार्किंग गेज में जो प्रेशर रहेगा वह 6 kg आपको रिलीज। अगर पार्किंग ब्रेक लगाना है तो पार्किंग ब्रेक लग गया तो प्रेशर कितना दिखाएगा? उसमें 0 दिखाएगा। अगर आप BPPV फिर प्रेस कर दिए तो पार्किंग ब्रेक रिलीज हो गया तो प्रेशर 6 kg दिखाएगा। तो इसमें थोड़ा उल्टा है, प्रेशर अगर है तो पार्किंग ब्रेक रिलीज है, अगर प्रेशर नहीं है तो पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आपका है सोलिनॉइड 30। सोलिनॉइड 30 जो होता है वह कहाँ रहता है? यह रहता है न्यूमेटिक पैनल में। तो सोलिनॉइड 30 के 23 और 22 नंबर होता है। 23 होता है अप्लाई,
23 साइड वाला प्लंजर को पुश करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, 22 वाला को करेंगे तो रिलीज हो जाएगा। तो पार्किंग ब्रेक लगाने का दूसरा तरीका है 23 नंबर, राइट मतलब रिलीज, राइट साइड 22 होता है, राइट वाला प्लंजर प्रेस करेंगे तो रिलीज होगा, लेफ्ट वाला तो अप्लाई। तो पार्किंग ब्रेक लगाने का आपका 3 तरीका हो गया। तो इसमें सीधा पूछा था कि डी से ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि पार्किंग ब्रेक लग जाएगा, इसलिए 54 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 55 देखते हैं। एक क्वेश्चन पार्किंग ब्रेक गेज में और है कि अगर 1.5 लोको रहे तो पार्किंग गेज में प्रेशर कितना से चार्ज होता है, कितना रहेगा, तो रिलीज रहेगा तो 5 kg रहता है। 1.5 जहाँ बोले, अगर बोल दे 1.5 लोको में गेज में कितना प्रेशर दिखाएगा तो 5 kg, 6 kg नहीं बोलना है, 5 kg है मतलब वो रिलीज है। और नॉर्मल वे में रिलीज में 6 kg होता है, अगर 1.5 रहे तो 5 kg रहेगा, यह ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज लोको में सब सिस्टम 10 क्या है, तो 9 में बैटरी 10 में ब्रेक है, क्या है, 9 में बैटरी 10 में ब्रेक, तो सब सिस्टम 10 पूछा है तो ब्रेक सिस्टम है, इसलिए 55 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ब्रेक सिस्टम। 55 का आपको हम सब सिस्टम सब बता दे रहे हैं। सब सिस्टम आपका अगर SS1 कहे, SS1 तो मेन पावर है, SS2 कहे तो ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 है, SS3 कहे तो ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 है, SS4 कहे तो हार्मोनिक फिल्टर, सब सिस्टम 5 कहे SS05 तो होटल लोड, SS06 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, SS07 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2, SS08 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3, SS09 बैटरी, SS10 ब्रेक, SS11 HB1, SS12 HB2, SS13 कैब 1, SS14 कैब 2, SS15 फायर, SS16 स्पीडोमीटर जिसको मेमोटल भी कहते हैं, SS17 FLG1 इसको व्हीकल कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। FLG को क्या कहते हैं, व्हीकल कंट्रोल यूनिट। तो SS18 FLG2 SS19 तो ट्रेन बस। तो आपको 19 वो सब सिस्टम है, तो 19 सब सिस्टम को हम आपको डिटेल्स बता दिए कि, तो आपका इसमें पूछा था क्या, सीधा पूछा था 10, तो 10 में ब्रेक है, इसलिए 55 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 56 देखते हैं। 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर आउटपुट MCB क्या है और इसका लोकेशन पूछा है। तो देखिए बैटरी चार्जर का 2 MCB होता है, एक 100 एक 110। 100 वाला होता है जो इनपुट होता है, यह 100 वाला MCB का होता है इनपुट, और ये वाला 110 होता है आउटपुट। तो आउटपुट पूछा है तो 110 है, ये आखिर लोकेशन कहाँ है, तो यह है 110 SB2 में, इसलिए 56 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 56 का बी। तो ये तो बैटरी चार्जर का 2 MCB हो गया। अगर MCB 100 पूछे तो MCB 100 का लोकेशन बॉर्ड 2 दीवार पर होता है या इनबिल्ट भी होता है। अब बैटरी पूछे तो बैटरी का भी 2 MCB है, 112 112.1। बैटरी का पूछे कि 3 फेज लोको में 2 बैटरी का MCB बताएं, तो पहला 112, इसको मेन बैटरी कहते हैं, जो बैटरी बॉक्स नंबर 2 में है, लोकेशन कहाँ है, बैटरी बॉक्स नंबर 2। और यह है 112.1 जो कि
SB2 में है। कहाँ है? SB2 में। तो 2 3 फेज में बैटरी का MCB होता है जिसका नंबर 112, 112.1 तथा बैटरी चार्जर का जो MCB होता है वह MCB 100 और 110 होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें पूछा था कि 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर आउटपुट का MCB तो 110 और SB2 में होता है, इसलिए 56 का क्या हो जाएगा? B। 57 नंबर देखते हैं। 3 फेज लोको में BP प्रेशर चार्ज करने के लिए कौन सा कॉक खुला रहना चाहिए? तो BP प्रेशर चार्ज करने के लिए आपको 70 कॉक खुला होना चाहिए। अब 3 फेज लोको में सभी कॉक बता दे रहे हैं। तो इसमें कॉक जो होता है, एक होता है 70, एक होता है 47, एक होता है 74 और एक होता है 136। तो 70 को कहते हैं BP कॉक, BP चार्जिंग होता है। 70 को क्या कहते हैं? BP चार्जिंग। 47 डेड कॉक है। क्या है? डेड कॉक। 74 क्या है? IP कॉक है, एक तरह का एग्जॉस्ट है, इमरजेंसी एग्जॉस्ट। और 136 है फीड पाइप कॉक। तो इसमें BP पूछा है तो 70, मगर सभी चीज़ जानिए। 47 डेड, 74 IP, 136 फीड पाइप। तो इसमें पूछा था BP को प्रीचार्ज करने के लिए तो 70, 57 के क्या हो जाएगा? B। 58 नंबर देखते हैं। सभी कॉक कहाँ है? ये सब न्यूमेटिक पैनल में है। 3 पेज में सब पूछेगा कि 47, 74, 70, 136 सब कहाँ है? तो न्यूमेटिक पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58। 3 फेज लोको में शंटिंग करने के लिए कौन सा स्विच कितना में रखना चाहिए? तो शंटिंग के लिए 160 नंबर स्विच है जिसको 0 में रखना है, इसलिए 58 का D हो जाएगा। तो 58 का D। अभी हम सभी स्विच SBA1 में होता है। कौन कौन स्विच? इसको जान जाइए। पहला है 152, फिर है 154, फिर है 160 जो कि यही पूछा है, शंटिंग स्विच है। एक होता है 237.1। 152 है थ्रोटल फेलियर, इसका 2 पोजीशन है 0 1, यही उल्टा होता है। 0 1 नॉर्मल पोजीशन 0 है, इसको बाईपास करना रहेगा तो 1 कर देंगे 152 को। यह होता है एंगल ट्रांसमीटर फेल या थ्रोटल फेलियर। 154 होता है बोगी कटआउट स्विच, इसका 4 पोजीशन होता है 1 2 1 एंड 2 एंड नॉर्म। तो इसका नॉर्मल पोजीशन नॉर्म होता है 154 का। और 160 को शंटिंग स्विच पूछा है, वही पूछा था। इसका 2 पोजीशन 0 1, तो आइसोलेट करना है तो 0 में करेंगे, यही पूछा था, इसलिए 58 का D हो जाएगा। और 237.1 है, यह VCD का है, इसका भी 2 पोजीशन 0 एंड 1, 1 में नॉर्मल रहेगा, 0 में आइसोलेट रहेगा। यह सभी कहाँ है लोकेशन? तो SB1 में है। कहाँ है? SB1। तो आप सब समझ गए होंगे। तो इसमें शंटिंग स्विच पूछा है तो 160 हो जाएगा, जो कि 0 पर हो जाएगा आइसोलेट करना है तो 58 का क्या हो जाएगा? D। 59 देखते हैं। 3 फेज लोको में एनर्जाइज करते समय अगर UBA मीटर 0 दिखा रहा है और कॉरिडोर लाइट भी नहीं जल रहा है तो कौन सा MCB का जांच करेंगे? इसका मतलब बैटरी सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो अभी हम कुछ देर पहले क्वेश्चन में बताए हैं कि 3 फेज लोको में 2 बैटरी का MCB है। कौन कौन है? 112, 112.1। 112 ये मेन बैटरी है और 112.1। तो 112 अगर ट्रिप रहेगा, जो कि बैटरी बॉक्स नंबर 2 के पास होता है, तो कोई भी सप्लाई नहीं जाएगा। मेन सप्लाई बैटरी है ये 112। तो UBA भी 0 दिखाएगा, कॉरिडोर लाइट में नहीं जलेगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेन सप्लाई 112 है। इसलिए इसका पूछ रहा है कि कौन सा MC देखेंगे, तो 112 एंड 112.1, इसलिए C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C। 59 का C।
और उसी तरह आपको बता दिए कि चार्जर का भी 2 MCB है, 100 110। 100 HB2 में होता है, बट 2 के पास दीवार में होता है, और कुछ में इनबिल्ट भी होता है MCB 100, जिसको इनपुट कहते हैं बैटरी चार्जर, और 110 जो होता है वह SB2 में होता है, इसको आउटपुट बैटरी चार्जर कहते हैं। तो 3 फेज लोको में 2 गो बैटरी का MCB हो गया, कौन कौन, 112 112.1, और 2 हो गया आपका चार्जर का MCB 100 110। तो इसमें 112 मेन बैटरी है, इसलिए 112 मेन बैटरी, और 112.1 SB2 में है, वो ही बैटरी है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 3 फेज 1.5 लोको में BP प्रेशर को ऑक्सिलरी रिजर्वायर में चार्ज करने के लिए कौन सा कॉक खुला होना चाहिए? तो 47 1.5 कॉक का कौन सा है, 47। तो आंसर ए होगा। तो 3 फेज लोको में जो कॉक होता है अभी हम बताए हैं कि 4 तरह के कॉक है, जो कि न्यूमेटिक पैनल में है, 47 74 70 136। अगर 2 तरह का होता है इसमें, अगर डेड करना रहे, ठीक है, इस लोको में डेड कहा तो टाउ डेड एक होता है, एक ट्रेल डेड होता है। टाउ डेड अगर कहे, टाउ डेड, तो खाली 47 खुला रहेगा, 47 क्या रहेगा, खोल देंगे। अब बाकी 74 भी काटेंगे, 70 भी काटेंगे, 136 भी काटेंगे, ओनली 47 खुलागा। अगर ट्रेल डेड बनाए, अगर हम बना दिए ट्रेल डेड, तो ट्रेल डेड में क्या होता है, 47 है, 74 है, 70 है, 136 है, सब कॉक क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ट्रेल डेड में सब कॉक बंद। तो इसमें पूछा है कि डेड करना है, मतलब टाउ डेड करना है, तो 47 कॉक क्या हो जाएगा, आपको बंद कर देंगे। 47 कॉक क्या करेंगे, खोलेंगे। टाउ डेड में 47 खुला और ट्रेल डेड में सभी कॉक बंद। तो 60 का आंसर ए। 61 नंबर देखते हैं। 3 फेज EMU में बैटरी बॉक्स का स्थान कहाँ होता है? तो बैटरी बॉक्स का स्थान होता है अंडर DTC ऑब्लिक NDTC या DTC ऑब्लिक NDTC के नीचे, अंडर या उसके नीचे होता है, इसलिए 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 62 देखते हैं। 3 फेज EMU में व्यक्तिगत CP MAC स्विच का स्थिति क्या होता है? तो उसका स्थिति होता है ऑटो, ऑफ और ऑन, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। 63 देखते हैं। 3 फेज EMU में यदि ORD ओवर राइडिंग डिटेक्टर कार्य करता है तो क्या होता है? तो वह होता है ऑल पेंटो विल ओवर, सभी पेंटो क्या हो जाएगा, ऑल पेंटो विल लोअर, सभी पेंटो लोअर हो जाएगा, इसलिए 63 का आंसर डी हो जाएगा। 64 देखते हैं। 3 फेज EMU में BD बैटरी डायरेक्ट स्विच में प्रदान किया जाता है, तो क्या प्रदान किया जाता है, तो MC, तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर कोच में। 64 का ए। 65 देखते हैं। 3 फेज EMU में सहायक मोटर को कितना वोल्ट की आपूर्ति मिलता है? तो यह मिलता है 415 वोल्ट, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं। 3 फेज EMU में DMH सेवा में तब आती है जब गति कितना kmph होती है? तो यह गति होती है 66 का ए 5, तो ए वाला हो जाएगा 66 का आंसर ए। 67 देखते हैं। 3 फेज EMU में होल्डिंग ब्रेक प्रेशर में कितना पेज प्रेशर होता है? तो यह होता है 0.8 kg/cm², इसलिए 67 का हो जाएगा टी। 68 देखते हैं। WAG-5 लोको में बोगी व्यवस्था क्या है? तो क्या होता है 68 में, कोको टाइप होता है, इसलिए ये वाला हो गया क्या, बी। 68 का बी। आपको हम कोको और बोबो बताते हैं। जितना भी WAG-5 रहे या WAG-7 रहे या WAP-4 रहे, जो भी कन्वेंशनल है वह कोको टाइप है। 3 फेज में कोको टाइप WAG-9 है,
WAP7 है। बोबो टाइप 3 पेज में WAP5 है। WAG12 भी बोबो है, 2 गो इसका यूनिट है, तो 2 सेक्शन से बनता है WAG12, इसलिए बोबो प्लस बोबो होता है WAG12। तो इसमें पूछा है कि WAG5 में किस टाइप का बोगी अरेंजमेंट है, तो कोको है, तो इसलिए 68 का बी हो जाएगा। 69 ATD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ATD का फुल फॉर्म होता है ऑटो टेंशनिंग डिवाइस। तो ATD का होता है ऑटो टेंशनिंग डिवाइस। OHE में जो नीचे लटका रहता है वह क्या होता है, ATD ऑटो टेंशनिंग डिवाइस। 70 देखते हैं, ODC का फुल फॉर्म क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओवर डायमेंशनल कंसिगमेंट। ODC का फुल फॉर्म क्या है, ओवर डायमेंशनल कंसिगमेंट, इसलिए 70 का डी है। अब ODC के बारे में हम डिटेल्स बता रहे हैं। ODC ध्यान दीजिएगा, A क्लास ODC होता है, B क्लास ODC होता है, C क्लास ODC होता है। अगर ग्रॉस क्लियरेंस पूछे, इस तरफ लिख देते हैं G, मतलब ग्रॉस क्लियरेंस हो गया। क्या हो गया, ग्रॉस क्लियरेंस। आई बची हो गया आपका नेट क्लियरेंस। क्या हो गया, नेट क्लियरेंस। तो ग्रॉस क्लियरेंस आपका 9 इंच या 9 इंच से अधिक रहे तो A क्लास ODC का ग्रॉस क्लियरेंस में आता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है A क्लास ODC का ग्रॉस क्लियरेंस कितना होता है, 9 इंची से अधिक, जिसको DRM डिवीजन लेवल पे DRM सैंक्शन अथॉरिटी है, और जोन या इंटर रेलवे में COM अथॉरिटी होता है। और इसमें दिन में अलाउ है, रात में भी अलाउ है, कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है दिन रात का, और स्कॉटिंग की भी ज़रूरत नहीं है A क्लास में। अब आते हैं इसका A क्लास का नेट क्लियरेंस। जब गाड़ी मूवमेंट करता है तो उसको जो क्लियरेंस कहते हैं उसी को नेट क्लियरेंस कहते हैं। जब गाड़ी खड़ा रहता है तो उसको ग्रॉस क्लियरेंस कहते हैं। तो A क्लास ODC का ग्रॉस क्लियरेंस 9 इंच या 9 इंच से अधिक होता है, जबकि A क्लास ODC का जो नेट क्लियरेंस है 6 इंची या 6 इंची से अधिक और 9 इंची से कम होता है। तो अगर वही आपका B क्लास ODC कहे तो B क्लास ODC का जो A क्लास ODC का जो नेट क्लियरेंस है वह B क्लास ODC का ग्रॉस क्लियरेंस होगा। जैसे A क्लास ODC का जो नेट क्लियरेंस 6 इंची या 6 इंची से अधिक है, तो B क्लास ODC का आपका ग्रॉस क्लियरेंस 6 इंची या 6 इंची से अधिक होगा। इसमें कितना हो जाएगा, 6 इंची या 6 इंची से अधिक। और इसका नेट क्लियरेंस B क्लास का कितना होगा, इसका होगा 4 इंची या 4 इंची से अधिक। इसका क्या हो जाएगा, 4 इंची या 4 इंची से अधिक। B क्लास का ही हो गया नेट क्लियरेंस। ये साइड लिख दे रहे हैं नेट क्लियरेंस, ये साइड है ग्रॉस क्लियरेंस। तो B क्लास ODC का अगर पूछे, A क्लास ODC में अगर पूछे स्पीड तो नॉर्मल हो जाएगा। B क्लास ODC का स्पीड 40/15, 40 स्टेट में, कार्वेचर या स्टेशन यार्ड में 15। C क्लास ODC का स्पीड पूछे तो 25/8 होता है, 25 स्टेट में, 8 कार्वेचर या स्टेशन यार्ड में। तो हम ग्रॉस क्लियरेंस और नॉट क्लियरेंस के बारे में जान रहे थे। A क्लास ODC का सैंक्शन अथॉरिटी DRM, और जोन में COM या इंटर रेलवे में COM होता है। B क्लास का भी वही चीज़ होता है जो A क्लास का सैंक्शन अथॉरिटी होता है। और इसमें जो स्कॉटिंग स्टाफ होता है B क्लास का, वह आपका TXR एंड COM होता है। C क्लास ODC 4 इंची, इसमें जो ग्रॉस क्लियरेंस है C क्लास का वो 4 इंची या 4 इंची से अधिक रहेगा, तो उसका ग्रॉस क्लियरेंस होता है। और आपका C क्लास ODC का जो नेट क्लियरेंस होगा वो 4 इंची से कम होगा। क्या होगा, 4 इंची से कम हो जाएगा।
तो ग्रॉस क्लियरेंस और नेट क्लियरेंस आप समझ गए होंगे। सी क्लास ओडिसी का जो सैंक्शन अथॉरिटी है वह CRS होता है। इसमें नाइट रिस्ट्रिक्शन है और इसका जो एस्कॉर्टिंग करता है वह TXR, PWI, DTI, ATFO करता है। तो आप ओडिसी के बारे में बढ़िया जान गए। ए क्लास का सैंक्शन अथॉरिटी, बी क्लास का, सी क्लास का, सबका ग्रॉस क्लियरेंस, सबका स्पीड। तो इससे ज़्यादा कोई भी कंपटीशन में ज़्यादा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 का स्काडा का फुल फॉर्म। तो स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। इसलिए इसका आंसर 71 का ए हो जाएगा। 72 है व्हाट विल द कॉन्टैक्ट वायर स्टैगर एट ए सपोर्ट ऑन कर्व ट्रैक। कर्व ट्रैक में कितना होता है? तो कर्व ट्रैक में 300 mm होता है। कितना होता है? 300 mm। अगर वही स्ट्रेट में पूछे तो 200, न्यूट्रल सेक्शन में पूछे तो 0, और आपका सेक्शन इंसुलेटर में पूछे तब भी 0 या ±100 mm। तो ये हो गया, ये सब डाटा लिख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि एसी ट्रैक्शन में कार शेड में रेल स्तर से कॉन्टैक्ट वायर का ऊंचाई। तो कार शेड में 5.80 होता है, इसलिए 73 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। कुछ पैरामीटर बता रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट वायर का ऊंचाई रेल स्तर से कार शेड में 5.80 मीटर, नॉर्मल हाइट पूछे तब 5.50 मीटर, रेल लेवल से कॉन्टैक्ट वायर का नॉर्मल हाइट तो बता दिए 5.50। रेगुलेटेड OHE में अगर 10 सेंटीमीटर पर सैग है तो उसका हाइट 5.60, अब 5 सेंटीमीटर रहे तो 5.55। मगर आज का सैग जो होता है 10 सेंटीमीटर होता है, मतलब 100 mm होता है। पुराना में 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm जो होता था वह 1968 तक होता था। अभी यह सभी में 10 cm पर प्री सैग होता है। अनरेगुलेटेड, ये तो रेगुलेटेड OHE का सब बताए। अनरेगुलेटेड OHE जो रहेगा उसमें 4 डिग्री से 65 डिग्री टेम्परेचर तक उसका हाइट 5.75 मीटर होता है। और मिनिमम हाइट कितना होता है? 4.92 से कम नहीं होना चाहिए। सी क्लास ओडिसी में मूवमेंट नॉट रिक्वायर्ड है कितना मीटर पर? तो 4.80 उसका हाइट रहेगा, उससे तो मूवमेंट सी क्लास में ओडिसी में मूवमेंट नहीं होगा। ब्रिज में लॉन्ग टाइम क्लियरेंस 32 सेंटीमीटर होता है। नोट कर लीजिए सब, ब्रिज में कितना होता है? 32 सेंटीमीटर। लोको इंस्पेक्शन पीट में हाइट कितना होता है रेल लेवल से? तो 5.80 होता है। क्या होता है? 5.80। तथा LC गेट में कितना होता है रेल लेवल से हाइट? तो 5.5 मीटर होता है। तो हाइट गेज OHE का हाइट मापता है, सुरक्षा के लिए है। हाइट गेज क्या करता है? OHE के सुरक्षा के लिए लगाया गया है। तो ज़मीन से हाइट उसका 4.68 मीटर होता है हाइट गेज का। तो हम इससे कंसर्निंग जितना हाइट था कॉन्टैक्ट वायर से आपको जानकारी दे दिया गया। अब आ जाइए 74 नंबर। रेगुलेटेड OHE में जब तापमान बढ़ता है तो OHE कंडक्टर का टेंशन क्या होगा? जैसा है वैसा रहेगा, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेंस सेम रहेगा। इसलिए 74 का सी हो गया। 75 देखते हैं। AC ट्रैक्शन में ट्रेंजेंट ट्रैक पर अधिकतम स्पैन लंबाई कितना होता है? तो ट्रेंजेंट का मतलब सीधा होता है तो 72 मीटर होगा। कितना होगा? 72। अगर न्यूनतम आपका बोले तो न्यूनतम कितना हो जाएगा? कर्व में 9 मीटर हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछे कर्व में तो 9, ट्रेंजेंट मतलब सीधा में पूछे तो 72 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन
नॉर्मली 2 एडजेसेंट 25 kV AC ट्रैक्शन सब स्टेशन वर्क्स एज इन है। तो कैसे वर्क्स काम करता है यह, तो यह इंडिपेंडेंट कार्य करता है, इसलिए 76 क्या क्या हो जाएगा सी। 77 देखते हैं, लोको आउटेज का अर्थ है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 77 का ए हो जाएगा। लोको आउटेज बराबर इंजन आवर्स फॉर ट्रैफिक यूज बटा 24 आवर्स, इसलिए 77 का ए हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं, फॉर कैंसिलेशन ऑफ टीए का फुल फॉर ट्रैफिक एडवाइस इज द मैंडेटरी, तो 78 का आंसर बी हो जाएगा। एंटरिंग द प्रॉपर रीजन, कभी भी टीए को कैंसिल करना है तो एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, तो इसका 78 का क्या आंसर हो जाएगा बी। 79 देखते हैं, लोको इंस्पेक्टर को निगरानी हेतु लोकोमोटिव का फुट प्लेन निरीक्षण करना होता है, तो परफॉर्मेंस ऑफ क्रू और परफॉर्मेंस ऑफ लोकोमोटिव दोनों देखना है, इसलिए 79 का आंसर सी हो जाएगा। 79 का सी। 80 नंबर देखते हैं, और एक CMS से टीए का जो पूछा कि प्रॉपर रीजन होना चाहिए, एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि स्वैपिंग क्रू, अगर टीए को स्वैप करना रहेगा उसको क्या कहेंगे, तो स्वैपिंग क्रू, तो उसको क्या कहेंगे स्वैपिंग क्रू। 79 देखते हैं क्या है, 79 हो गया। 80 देखते हैं, AAC का फुल फॉर्म क्या होता है, AAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है एवरेज एनुअल कंजम्पशन। 81 देखते हैं, स्टॉप इंडिकेटर स्टॉप डेड स्थान से कितना मीटर पहले लगाया जाता है, तो यह लगाया जाता है 30 मीटर पहले, इसलिए 81 का क्या हो जाएगा सी, 30 मीटर। 82 देखते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम में गेट सिग्नल की पहचान क्या है, तो गेट सिग्नल का पहचान है जी मार्कर है, इसमें है 82 का ए है आपका इल्यूमिनेटेड ए मार्कर एंड जी मार्कर, मतलब पीला चकड़ी पे आपको ब्लैक से जी लिखा रहेगा, ए इल्यूमिनेटेड रहेगा, ऑटो में गेट का पहचान, तो 82 का ए हो जाएगा। 83 बोल रहा है कि सिग्नल वार्निंग बोर्ड इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर बिफोर ए स्टॉप सिग्नल, तो 83 का आंसर 1200 मीटर हो जाएगा बी। 83 का क्या हो जाएगा बी। 84 देखते हैं, डेड इंजन में न्यूनतम किस श्रेणी के कर्मचारी द्वारा मैनिंग किया जाना चाहिए, तो मिनिमम LP रैंक का होना चाहिए, इसलिए 84 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 85 देखते हैं, डेटोनेटर का परीक्षण एक खाली बैगन को कितना स्पीड में करना चाहिए, तो 8 स्पीड में करना चाहिए, 85 का सी हो जाएगा। इसमें एक रेंज लिखा है 8 से 12, क्या लिखा है 8 से 12, मगर अगर 8 भी रहे 12 भी रहे तो 8 को प्राथमिकता दीजिए, 8 kmph। स्टार्टर के नीचे शंट सिग्नल ऑन अवस्था में हो तो कैसा लाइट दिखाएगा, तो यह नो लाइट नो कलर रहेगा, 86 का आंसर क्या हो जाएगा डी। 87 देखते हैं, 87 को देखते हैं, सिग्नल साइटिंग समिति जो है प्रत्येक महीना में 3 महीना पर फुट प्लेट का निरीक्षण करता है, इसलिए 87 का आंसर डी हो जाएगा। सिग्नल साइटिंग कमेटी में कौन कौन मेंबर होता है वो भी नोट कर लीजिए। सिग्नल साइटिंग 3 महीना में फुट प्लेट का निरीक्षण करेगा, और इसका एक फार्मूला है, ट्रिक्स है, LICT बजाता है, LICT बजाता है, तो ये 3 गो रहता है, LI SI और TI, मतलब CLI सिग्नल इंस्पेक्टर ट्रैफिक इंस्पेक्टर, तो अब ट्रिक याद करने का ट्रिक्स है LICT बजाता है, तो 3 गो सिग्नल साइटिंग में मेंबर होता है, और आपको उस 3 महीना पर फुट प्लेट का निरीक्षण करता है। अगर वही ODC में पूछेगा कि कौन कौन रहता है सी क्लास में, तो TXR PWI DTI ATFO। सिग्नल साइटिंग कमेटी में पूछेगा तो LICT बजाता है, मतलब CLI होता है,
SI मतलब सिग्नल इंस्पेक्टर और TI ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है। तो यही 3 चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। कॉलिंग ऑन सिग्नल इज टू बी यूज्ड ओनली ऑन 2 ओकेजन दे आर। कॉलिंग ऑन सिग्नल का कब यूज किया जाता है? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल आपको यूज किया जाता है सिग्नल डिफेक्टिव है और लाइन ऑक्युपाइड है। तो सिग्नल डिफेक्टिव रहेगा तब भी कॉलिंग ऑन, लाइन ऑक्युपाइड रहेगा तब भी कॉलिंग ऑन। अगर लाइन ऑक्युपाइड है, अगर अथॉरिटी से लेना है तो T509 द्वारा लेगा। नोट कर लीजिएगा, T509 ऑक्युपाइड और T510 है नॉन सिग्नल लाइन। अभी नया अथॉरिटी है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर नॉन सिग्नल लाइन में रिसीव कराना है तो T510। अगर होम सिग्नल ऑन अप्रोच डेंजर में पार कर गया और अथॉरिटी देगा तो T510। अगर TSL है, रॉन्ग लाइन से आपको पायलट इन करा रहा है तो अभी अथॉरिटी देगा T510। ये सब लिख लीजिएगा कि कहाँ क्या मिलता है। अगला है 89 नंबर कि एडवांस स्टार्टर क्या चीज़ का प्रोटेक्ट करता है? वो ब्लॉक सेक्शन का करता है। एडवांस स्टार्टर ब्लॉक सेक्शन। अगर वही स्टार्टर पूछ दे कि किसको प्रोटेक्ट करता है तो स्टार्टर करता है ट्रेलिंग पॉइंट। स्टार्टर क्या करता है? ट्रेलिंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करता है। 90 देखते हैं। डिस्टेंट सिग्नल की स्थिति स्टॉप सिग्नल कितना मीटर पहले रहता है? तो 1000 मीटर पहले रहता है, इसलिए 90 का ए। 91 देखते हैं। कॉलर लाइट क्षेत्र में डिजिटल सिग्नल की पहचान क्या है? तो यह पहचान है पी मार्कर। तो इसका आंसर ए होगा। पूछेगा कि कौन सिग्नल में डिस्टेंट तो है मगर पी मार्कर नहीं रहेगा, तो 3 सिग्नल ऐसा है, लास्ट स्टॉप सिग्नल, IB स्टॉप सिग्नल, गेट स्टॉप सिग्नल। इसमें सभी को डिस्टेंट पी को डिस्पेंस कर दिया गया है, लेकिन वह डिस्टेंट सिग्नल है। तो अगर ऐसे पूछे तो उसको डिस्टेंट। और एक सवाल और है कि डिस्टेंट सिग्नल अगर नो लाइट है तो क्या करना है? तो परमिसेबल रहते हुए भी पहले गाड़ी रोकना है और इंश्योर करना है पी मार्कर, उसके बाद ही स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 देखते हैं कि सामान्य नियम GR में अमेंडेड कौन करता है? GR में अमेंडेड रेलवे बोर्ड करता है। तो कौन करता है? रेलवे बोर्ड, इसलिए डी आंसर होगा। GR में बनाए या सुधारे? रेलवे बोर्ड। SR को कौन बनाता है या अमेंडेड करता है? तो SR बोलेगा तो ऑथराइज्ड ऑफिसर। अगर USR पूछे यूनिफाइड सब्सिडरी रूल कौन बनाता है या अमेंडेड करता है? तो वो भी रेलवे बोर्ड होगा। तो तीनों लिख लीजिएगा, GR, SR, USR। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। डी क्लास स्टेशन पर स्टेशन लिमिट किसको कहते हैं? तो प्लेटफार्म एंड कहते हैं। तो 93 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। स्टेशन सीमा से एक ब्लॉक स्टेशन पर किस सिग्नल के बीच उपलब्ध होता है? तो आउटर मोस्ट होता है। 94 का क्या होता है? बी, आउटर मोस्ट। 95 देखते हैं। ABC एनालिसिस में इन्वेंट्री कंट्रोल की दृष्टिकोण से किन वस्तुओं पर अधिक ध्यान दिया गया है? तो ए कैटेगरी पर ध्यान दिया गया है, इसलिए 95 का ए हो जाएगा। 96 देखते हैं। पितृत्व अवकाश के दौरान वेतन कितना मिलता है? फुल मिलता है भाई। 96 का सी हो जाएगा। कितना मिलता है? अब 15 दिन का छुट्टी मिलता है। पैटर्निटी लीव में कितना दिन का मिलता है? 15 दिन। 2 लाइव चिल्ड्रेन, 2 जीवित बच्चों को 15-15 दिन का छुट्टी अलग अलग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चाइल्ड केयर लीव कई प्रकार में ली जा सकती है? CCL के बारे में बोल रहा है। तो अगर एक बार से मैं बोलता तो 3 स्पेल में लिया जाता है और मिनिमम 5 दिन लिया जाता है CCL, और 365 दिन तक फुल पेमेंट। नेक्स्ट 365 दिन तक टोटल CCL मिलता है कितना? 730। नोट कर लीजिए ये सब। CCL 730 डेज। एक साल में
3 स्पेल में CCL ले सकते हैं और मिनिमम 5 डेज CCL ले सकते हैं। अगर 365 दिन CCL लिए तो प्रथम 365 दिन का आपको फुल पेमेंट मिलेगा, नेक्स्ट 365 दिन का आपको 80% मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि CCL कई बार ली जा सकती है, इस पर क्लियर नहीं किया। अगर 1 साल में कर देता तो 3 बार, मगर इसमें क्लियर नहीं किया है, पूरा लाइफ में लेना है 3 बार कि 1 साल, इसलिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यस इन मल्टीपल स्पेल, पूरा लाइफ के दौरान मल्टीपल स्पेल में हम CCL लेते रहेंगे। मतलब 1 साल में 3 बार देगा, दूसरा साल भी 3 बार देगा, तो मल्टीपल स्पेल हो गया पूरा सर्विस के दौरान। इसलिए 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 98 देखते हैं, रेलवे एम्प्लॉय मस्ट मेंटेन, रेलवे एम्प्लॉय को क्या मेंटेन करना है? तो बोथ AB, मतलब एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, पूर्ण ईमानदारी रहना है और कर्तव्य के प्रति निष्ठा रहना है। इसलिए 98 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। फिर 99 देखते हैं, भारतीय रेल में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किस नियम द्वारा शासित होता है? उसी को कहा जाता है रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। इसलिए 99 का आंसर डी हो जाएगा। तो डी एंड ए आर में टोटल अगर रूल पूछ दे कि डी एंड ए आर, उसका पूरा नाम, डी एंड ए आर का पूरा नाम है रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल। कब मतलब बना था? तो यह 1968 में यह आया था। इसमें 31 रूल है। कितने रूल हैं? 31 रूल है। इसका पूरा नाम क्या है? रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल। तो यह सब एक्सटर्नल बातें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है, कंप्यूटर का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। MS पावर पॉइंट में से जोड़ दिया गया है। हम पावर पॉइंट से संबंधित बहुत सारा बात बताएंगे। तो 100 नंबर देखते हैं कि MS पावर पॉइंट में कौन सा व्यू सभी स्लाइड्स को छोटे रूप में दिखाता है? तो यह दिखाता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो 100 का आंसर डी हो जाएगा। 101 देखते हैं, MS वर्ड में फाइंड डायलॉग्स बॉक्स खोलने का, वर्ड का फाइंड अगर खोजना है तो Ctrl+F हो जाएगा। इसलिए 101 का आंसर ए हो जाएगा। वर्ड का कुछ शॉर्टकट बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। Ctrl+A का मतलब सेलेक्ट ऑल, Ctrl+B का मतलब बोल्ड, Ctrl+C का मतलब कॉपी, Ctrl+D का मतलब डुप्लीकेट, Ctrl+X का मतलब कट, Ctrl+V का मतलब पेस्ट, Ctrl+U का मतलब अंडरलाइन, Ctrl+Z का मतलब अनडू, Ctrl+Y का मतलब रीडू, Ctrl+N का मतलब न्यू। तो ये सब MS वर्ड में शॉर्टकट की है, नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102, MS वर्ड में रीडू का तो हम बता चुके हैं कि Ctrl+Y रीडू, Ctrl+X अनडू। तो बहुत सब शॉर्टकट को फिर से सुन लीजिएगा। 103 देखते हैं, MS वर्ड में पेज नंबर डालने का फीचर्स कौन है? तो MS वर्ड में हेडर एंड फुटर जो दिया जाता है, वो पेज नंबर उसमें डालता है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, हेडर फुटर में। तो 103 का आंसर ए हो जाएगा। 104 देखते हैं, विच फीचर्स हाईलाइट सेल बेस्ड ऑन कंडीशन। तो 104 का आंसर ए हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। 105, कौन सा फीचर स्लाइड्स के बीच इफेक्ट जोड़ता है? तो यह जोड़ता है आपका ट्रांजिशन। 105 का ए हो जाएगा। 106 देखते हैं, नया स्लाइड बनाने का शॉर्टकट क्या है? तो पावर पॉइंट, PPT इसको कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो PPT में शॉर्टकट PPT का भी पूछा है, MS वर्ड का भी पूछा है। तो PPT में नया स्लाइड बनाना है तो क्या करते हैं? Ctrl+M करते हैं। अभी हम PPT मतलब पावर पॉइंट का शॉर्टकट कुछ बता रहे हैं इम्पोर्टेंट, जिसको नोट कर लीजिए। कंट्रोल आपको N रहेगा तो वर्ड में न्यू होगा,
कंट्रोल ओ रहेगा तो ओपन फाइल, कंट्रोल एस रहेगा तो सेव, कंट्रोल डी रहेगा तो डुप्लीकेट, कंट्रोल सी रहेगा तो कॉपी सेलेक्टेड रहेगा। अगर पावर पॉइंट में F5 दाब दिए तो स्टार्ट स्लो स्लाइड फ्रॉम बिगनिंग। अगर शिफ्ट के साथ F5 दाबे पावर पॉइंट में तो स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड हो जाएगा। अगर कंट्रोल जी दाबे तो ग्रुप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। अगर कंट्रोल एम दाबे तो न्यू स्लाइड खुल गया। तो यही पूछा था न्यू स्लाइड, तो कंट्रोल एम। तो पावर पॉइंट का भी शॉर्टकट सब नोट कर लीजिए। 107 देखते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड को बाहरी फाइल या वेबसाइट से जोड़ने का फीचर्स को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हाइपरलिंक। एक कंप्यूटर में एक वर्ड है HTML, तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें बाहरी फाइल को जोड़ने का फीचर को हाइपरलिंक कहते हैं। 107 का डी। 108 देखते हैं। 108 से पहले बता दें कि एक CLI का टेस्ट सीरीज होता है जो इस बार संडे को 21 बजे से आयोजित होगा। तो जो साथी भाग लेना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। 108 का देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फिल्टर इन एक्सेल। एक्सेल में पर्पस, फिल्टर का क्या पर्पस है? तो एक्सेल में फिल्टर का जो पर्पस है वह क्या है? तो इसका पर्पस है टू हाइड अनवांटेड डाटा टेम्पोरली। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 109 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट को सेल में कई लाइनों में दिखाती है? तो उसको कहते हैं टेक्स्ट रैप टेक्स्ट कहते हैं। उसको कौन सा कहते हैं? रैप टेक्स्ट। इसलिए 109 का आंसर डी हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सेल में चार्ट विकल्प किस टाइप में आता है? तो यह चार्ट जो आता है वह इंसर्ट में आता है। इसलिए 110 का बी हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और जल्द ही नेक्स्ट लेटेस्ट CLI पेपर आपके सामने प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।